ठीक है, वैक्सेस तक हम देख चुके थे कि क्या होता है। ठीक है, हमने लिपिड्स देखा था, उसके बाद हमने देखा था फैट्स, फिर देखा था वैक्सेस। ठीक है, इसमें मैंने बोला था कि वैक्स में क्या होता है, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, कोई बताएगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड के साथ। तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम लोग को फिर बहुत नुकसान होगा अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो। ठीक है, और मैंने बोला था क्योंकि इधर एक ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है यहाँ पर OH रहेगा और यहाँ पर कोई भी R ग्रुप रह सकता है। अल्कोहल का मतलब सिर्फ OH, और फैटी एसिड का मतलब हो जाएगा भाई COH R। ज्यादा बेटर ऐसे लिखना होगा, RCOH। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि वाटर का एलिमिनेशन होता है, तो OH जाता है एसिड से और H हॉल से। तो ये कुछ इस तरीके से एक ईस्टर बॉन्ड, जिसका ये माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। किसका माइक? मानुस, तुम अपना माइक ऑफ करो। हेलो, हम ऑफ कर सकती हैं, आप एडमिन है। मुझे पता भी चलता है कौन क्लास में है कौन क्लास में नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि एक ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे मोनो ईस्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। अब हमने देखा तो ऊपर पिछले स्लाइड्स में कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन थे, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में यही तीन चीजें आई थी, फैट्स और वैक्सेस आए थे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज कंजुगेटेड लिपिड्स। ठीक है, कंजुगेटेड लिपिड्स को ही हम कंपाउंड लिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंजुगेटेड लिपिड्स को ही हम कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे, पहले वाले टाइप के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तुम्हें नहीं याद करना है, तुम्हें बस याद करना है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एक होता है फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड हमें पता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड अगर नहीं पता है तो ये दोनों चीजें सेल मेम्ब्रेन में कवर कर लेंगे तुम, मतलब बॉटनी वाली जो मैम है वो सेल मेम्ब्रेन में तुम्हें बताएंगी कि ये दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, लेकिन अभी मैं भी बताऊंगी कहाँ प्रेजेंट होती है। अभी देखो, अभी फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, एक हेड होता है और दो इस तरीके से टेल बने हुए होते हैं। ठीक है, एक हेड और दो टेल। तो इस पार्ट को हम पूरा का पूरा हेड बोलते हैं, इस पार्ट को हम टेल बोलते हैं। हेड जो है वो बना हुआ होता है H3PO4 और कोई कुछ नाइट्रोजन बेस से। ये सारे स्लाइड में मेंशन्ड है, ये बस मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ऊपर स्लाइड में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखो जो टेल है वो बना हुआ होता है दो फैटी एसिड से। ठीक है, दो फैटी एसिड से क्या बना हुआ है, टेल बना हुआ है, और H3PO4 प्लस नाइट्रोजन बेसिस से बने हुए हैं हेड। ओके, तो इसके बाद जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, पूरा का पूरा टेल हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब फोबिया, यानी कि पानी से डर होना, पानी की तरफ नहीं जाएगा। और हेड होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हेड हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, यानी कि वो पानी की तरफ आराम से चला जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होता है। इसका कॉम्पोजिशन होता है दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड का
ये किसके साथ अटैच होगा, ग्लिसरॉल के साथ। ऑब्वियस बात है हवा में नहीं रहेगा, ग्लिसरॉल के साथ अटैच रहेगा। अब मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बताया था, कुछ इस तरीके से था ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। उसमें 3 फैट याद है, उसमें 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए जुड़ते थे। अब इसमें क्या है कि 2 फैटी एसिड जुड़ा है, ठीक है। तो ये तीसरे वाले को हटा दो यहाँ से। अब यहाँ से तीसरा वाला हटा है तो यहाँ पे क्योंकि एक खाली बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ आके जुड़ गया है H3PO4, ठीक है। तो यही चेंज यहाँ पर आ गया है बस। तो इसमें 2 फैटी एसिड तुम्हें दिखेंगे जो किससे जुड़े हुए हैं, ग्लिसरॉल से। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक H3PO4 का मॉलिक्यूल दिखेगा और H3PO4 के साथ ही अटैच रहता है नाइट्रोजन बेस भी, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब मुझे कोई बता सकता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पानी को प्यार करने वाला भी प्रेजेंट है और पानी को नफरत करने वाला भी प्रेजेंट है। तो ये फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड की एक खूबी होती है। और ये कैसे हम यूज करते हैं समझना आप। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो फॉस्फोलिपिड है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे से रिसाइड कर सकता है। मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है। ये मान लो एक कट सेक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है। अब इसमें यहाँ पर मान लो कि पानी है, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट है। ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, इनसाइड, ठीक है। और ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, आउटसाइड। तो मान लो कि बाहर पानी है तो इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का, जिसमें कि इसका हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। टेल होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर रिपेलिंग या वाटर हेटिंग, जो भी तुम बोलो। तो सिंपल सी बात है, जो पानी की तरफ होगा वो उसका सर होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से सर जो होगा पानी की तरफ होगा और जो उसके टेल्स होंगे, हेड जो उसके टेल होंगे वो पानी से दूर इस तरीके से अरेंज रहेंगे। तो यही हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और ये पॉसिबल हुआ क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो एम्फीपैथिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये चीज स्लाइड में लिखी मिलेगी तुमको। अब देखो, द लिपिड कंटेंट ऑफ द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है, कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, H3PO4 प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलते हैं। अब फॉस्फोलिपिड बहुत ऐसा लिखा रहेगा स्लाइड में कि बहुत ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि वही साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, मतलब सब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को सेल से हटा के, ठीक है। तो वो चीज तो है ही, हर ऑर्गेनल का सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मिलेगा, हर सेल में फॉस्फोलिपिड मिलेगा, तो इसलिए बहुत अबंडेंट है। खैर तुमसे इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये इसमें फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट होता है, ये तो पूछा ही जाएगा। और ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है तुम्हें सेल मेम्ब्रेन में। अब इसके बाद स्लाइड में आते हैं, एक फिगर देख लो बस। ये देखो फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे जूम कर लेना तुम लोग। वैसे मैं बता देती हूँ, ये याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है। हाँ, जिपमर में एक बार क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, उसमें एक इस तरीके का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। जाना एनसीईआरटी खोलना, उसमें ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूछा था कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ऐसा पूछा था जिपमर, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोलिपिड का ही है पूरे के पूरे बुक में, तो इस वजह से मैंने इजीली याद कर लिया था कि हाँ ये फॉस्फोलिपिड है। मुझे स्ट्रक्चर नहीं आता, हाँ मुझे ये याद था कि 3-4 स्ट्रक्चर वहां पे दिए गए हैं। तो
जो भी डीएनए के स्ट्रक्चर है वो तो इस टाइप के रिंग के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ इजी इजी एक दो लाइन के स्ट्रक्चर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था तो मैंने याद कर लिया कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि मुझे ये सिलेबस में नहीं है तो मैं स्ट्रक्चर नहीं याद करना, ठीक है। अब इसका एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, ये एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, ये एक हाइड्रोफिलिक टेल है। ठीक है, ये एक हाइड्रोफिलिक हेड है और एक हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, वही सेल मेम्ब्रेन का जो मैंने अभी क्रॉस सेक्शन में अरेंज किया था। ये जो ऊपर में डार्क ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कुछ नहीं बल्कि हेड है, और ये जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो टेल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मैंने बोला फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कितना वो फ्लूइड नेचर का होगा, कितना फ्लो कर सकेगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितना उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये वाला स्लाइड है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स। तो इसमें 3 चीज दिए गए, एक लेसिथिन, सिफेलिन और स्फिंगोलिपिड। तो मैं बता देती हूँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ। लेसिथिन, ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, कोई नहीं पूछेगा। ये याद रखो कि लेसिथिन जो है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। सिफेलिन, ये भी लेसिथिन की तरह ही है और ये भी सेल मेम्ब्रेन में ही मिलता है, यानी लेसिथिन हो या सिफेलिन हो दोनों के दोनों सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। और स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, स्फिंगोलिपिड जो होता है ये माइलिन शीथ में मिलता है नर्व्स के, ठीक है, नर्व्स के जो माइलिन शीथ होता है उसमें मिलता है। उसके अलावा जो ये नाइट्रोजनस बेसिस दिया गया है यहाँ पर, अगर ये एनसीईआरटी में अभी चेंजेस किया गया होगा, अगर यहाँ पे मेंशन होगा एनसीईआरटी में इसके बेसिस कि इसमें कोलिन प्रेजेंट होता है, दूसरा वाले में इथेनोलामीन प्रेजेंट होता है, तो याद करना, नहीं तो याद नहीं करना है। हाँ, लेकिन ऊपर का जो पॉइंट्स है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और कौन सा माइलिन शीथ ऑफ नर्व में प्रेजेंट होता है वो तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ फॉस्फोलिपिड। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है तो उसमें तुम्हें बैक्टीरिया पढ़ाया गया होगा, तो कहीं ना कहीं शायद ग्लाइकोलिपिड्स कहीं ना कहीं आया होगा, आया था क्या? उसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ाया गया था, तो कहीं ना कहीं अगर मैम बताई होगी कि हम में क्या पाए जाते हैं। मैम ग्लाइकोकैलेक्स था सर। ग्लाइकोकैलिक्स तो होता ही है, वो तो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग होता है। मैम ने ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में कुछ बताया? चलो नहीं बताया। देखो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, और उसी फॉस्फोलिपिड में, ठीक है, कुछ कुछ ग्लाइकोलिपिड्स के भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो ये बना होता है एक फैटी एसिड से, एक स्फिंगोसिन का मॉलिक्यूल होता है और एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है, ओके। स्फिंगोसिन एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। अब देखो जो कॉम्पोजिशन तुम्हें नहीं याद करना, अगर कहीं मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया गया है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया होगा, सिर्फ और सिर्फ वो याद कर लो कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, उस हिसाब से बस इस स्लाइड से पॉइंट्स याद करना। हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, ठीक है। तो सेरेब्रोसाइड का मतलब ही होता है सेरेब्रल, और सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल होता है सेरेब्रो एंड गैंग्लियोसाइड्स। तो सेरेब्रो का मतलब होता है ब्रेन, यानी कि ये कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में, ब्रेन में भी कहाँ पर, उसके व्हाइट मैटर में। गैंग्लियोसाइड्स का मतलब होता है गैंग्लियन, और गैंग्लियन कहाँ पे मिलते हैं, नर्व्स में, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, नर्व गैंग्लिया एंड स्प्लीन। अगर याद करना चाहो तो याद करो, लेकिन स्प्लीन इंपॉर्टेंट नहीं है, नर्व गैंग्लिया जरूर याद कर लेना। फिर देखो यही पॉइंट लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिपिड्स व्हिच अकर ऑन सेल मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल इन सेल रिकॉग्निशन, ठीक है।
ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से ही दो सेल का रिकॉग्निशन हो सकता है, जैसे कि मान लो ओवम और स्पर्म है, ठीक है। ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइज करने के लिए आते हैं तो ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, दोनों फर्टिलाइज तभी करते हैं, इस पे भी ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, इस पे भी ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में एक मैसेजिंग होता है, ठीक है। तभी ओवम के पास स्पर्म आके से फर्टिलाइज कर देता है और तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल रिकॉग्निशन में ग्लाइकोलिपिड्स का रोल बहुत ज्यादा अहम होता है। तो इसमें जो टिक पॉइंट्स है सिर्फ वो याद करोगे, कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ डेराइव्ड लिपिड्स पे। डेराइव का मतलब ये है कि किसी और चीज से हम पा सकते हैं उसे। तो लिपिड्स जैसे हम सिंपल लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड से डेराइव करते हैं, उसे हम डेराइव लिपिड करते हैं। तीन ही हमने पढ़ा था लिपिड्स के अंदर, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डेराइव। तो डेराइव किससे हो गया, इस तरीके से तुम पढ़ सकते हो, सिंपल, तीन टाइप के लिपिड होते हैं, सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव। तो डेराइव पाए जाते हैं इससे और इसके डेरिवेशन है डेराइव, ओके। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, दो तरीके का होता है, स्टेरॉइड्स और क्रोमोलिपिड्स। तो अब देखो इसमें क्रोमोलिपिड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम नहीं, ये वाला डायग्राम दिया गया होगा शायद, हाँ यही वाला दिया गया। तो सेम क्वेश्चन जिपमर में अगले साल ये भी पूछा गया था, ठीक है। यही स्ट्रक्चर दे दिया था और पूछा था कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है। तो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने नहीं पूछेगा, हाँ ये पूछेगा तुम्हारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि ये स्ट्रक्चर तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगेन इतना सारा रिंग वाला एक ही स्ट्रक्चर है पूरे एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी के पूरे बायोमोलिक्यूल्स में, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए मैंने इसे कोलेस्ट्रॉल लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेरॉइड्स है, ठीक है। स्टेरॉइड्स के एग्जांपल्स क्या 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 होते हैं? सबसे पहले टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। टेट्रासाइक्लिक का मतलब होता है बहुत सारे रिंग्स इसमें जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए टेट्रासाइक्लिक है। अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो स्टेरॉइड्स जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं स्टेरॉल्स। स्टीरॉल्स, ऑल, अल्कोहल, ऑल, समझ रहे हो। और स्टेरोन्स, ओन्स, कीटोन, जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कीटोनिक, यानी कि ओन्स, स्टेरोन्स, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो। अब इसमें यहाँ पे देखो, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। वैसे तो पूरा कोलेस्ट्रॉल पढ़ो, क्या लिखा, कोलेस्टर प्लस ऑल, ऑल आ रहा है, तो इसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्टेरॉल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तुम्हें बस कोलेस्ट्रॉल ही पढ़ना है, इसलिए चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है कि कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, ये एक बार पढ़ लेना। अब ये वाला स्लाइड जो है ये अभी मत पढ़ना, ये हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन में ये स्लाइड पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ ये वाले स्लाइड पे, स्टेरोन्स। अभी मैंने कीटोनिक ग्रुप बताया था, तो इसमें कीटोन, उसमें स्टेरोन, ठीक है। तो स्टेरोन्स जो होते हैं कीटोनिक स्टेरॉइड्स होते हैं। और जैसे तुमने सुना होगा कि बहुत लोग स्टेरॉइड्स इनटेक करते हैं मसल बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो कि वो कीटोनिक स्टेरॉइड्स है जो कि मसल बिल्डअप में हेल्प कर रहा है। उसका दो एग्जांपल होता है सेक्स हार्मोन्स, दैट इज मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इसके अलावा एडेनोकॉर्टिकॉइड्स भी होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। तो अगर तुम्हें ये चीज थोड़ी मुश्किल लग रही है तो ये तुम्हारे चैप्टर केमिकल कंट्रोल में पढ़ाया दिया जाएगा। तो अगेन अगर तुम चाहो तो ये वाला स्लाइड भी स्किप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन याद कर लो कि ये कीटोनिक स्टेरॉइड्स है, ठीक है। क्रोमोलिपिड जैसे मैंने बताया था इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट जैसे कि तुम्हारा कैरेट, ठीक है, कैरेट में एक चीज पाया जाता है जैसे हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, ठीक है। और ये जो कैरोटीन वाला स्ट्रक्चर है इट इज अ क्रोमोलिपिड,
बस इतना याद रख लो, ठीक है। तो बस हमें लिपिड्स में इतना ही पढ़ना था। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रोटीन्स। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम आप सेरोबोसाइट्स में कुछ ओवम स्पर्म के बारे में बताए थे, वो समझ नहीं आया। ग्लाइकोकैलिक्स के लास्ट पॉइंट पे देखो क्या लिखा हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स which occur on cell surface are helpful in cell recognition, ठीक है। तो मान लो ये ओवम एक सेल है, ठीक है, सेल होता ही है। इसमें इस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखता है वो, ठीक है। मान लो इस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स का प्रोजेक्शन है, तो वैसे ही एक स्पर्म है, वो भी एक सेल ही है, ठीक है। इसमें भी मान लो ग्लाइकोकैलिक्स का इस तरीके से प्रोजेक्शन है, तो ये स्पर्म इस ओवम के पास ही जाएगा। इसका कोई गारंटी है क्या? क्योंकि ओवम एक रहता है, स्पर्म मिलियंस में रिलीज होता है, तो क्या गारंटी है कि ये जो स्पर्म है ये ओवम के पास ही जाए? तो इसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है ओवम के ऊपर और जो स्पर्म के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में मैसेजिंग होती है, ठीक है। यानी कि सेल रिकॉग्निशन के लिए ये स्पर्म ओवम को पहचान पाए, उसके लिए ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करता है कि हाँ ये ह्यूमन ओवम ही है, हम इससे फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जाके उसके साथ फर्टिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो सिग्नलिंग कौन करता है? सिग्नलिंग करता है ग्लाइकोकैलिक्स, ओके मैम। ठीक है। अब आ जाओ प्रोटीन्स पे। अब अगेन प्रोटीन्स जो है वो मैं फिर से एक एक पॉइंट समझाऊंगी और स्लाइड शेयर कर दूंगी, स्लाइड पढ़ लेना, ठीक है। और उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट याद है? कार्बोहाइड्रेट में मैंने बोला था कि सी, एच और ओ रहता है। लिपिड में सी और एच रहता है, ओ नहीं रहता। और अब प्रोटीन्स में CHON रहता है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड है और ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। CHO और N, ये चारों चीजें प्रोटीन्स में देखने को मिलेगी। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है कि CHO और N कहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर तुम लोग अभी जाके ये पढ़ के वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। फिर कोई नहीं निकाल सकता तुम्हारे दिमाग से। हाँ, लेकिन वही चीज आज नहीं पढ़ के कल पढ़ोगे और फिर कल ही क्वेश्चन बनाओगे तो उतना नहीं छपेगा। क्यों नहीं छपेगा? क्योंकि अभी तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा चीजें मैंने बोल रखा है तो शायद तुम्हारे दिमाग में वो चीज कहीं ना कहीं तैर रहा होगा, कल तक सब भूल जाओगे, ठीक है। कही हुई बातें बस 2 से 3 घंटे तक ही याद रहती है, मैक्सिमम 6 आवर्स, उसके बाद नहीं याद रहती। इसीलिए बेटर है कि उस मेमोरी को एकदम अपने ग्रे मैटर में स्टोर कर लो। तो इसमें प्रेजेंट होता है CHO और N, ठीक है। ट्रेसेस में क्या प्रेजेंट होता है? यानी कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ये मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल्स, ये चीजें। Fe आयरन, I आयोडीन, S सल्फर, P फॉस्फोरस। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत कम क्वांटिटी में ये 4 चीजें प्रेजेंट होती है। Fe और वैसे तुम ऐसे याद कर सकते हो, आयरन बन गया IPS, ठीक है। तो आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, आयरन बन गया IPS। अब इसके बाद जो प्रोटीन है उसे हम कहते हैं कि एक हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर का बात मतलब क्या होता है कि इसमें सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों, समझना। प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन्स बना हुआ है डिफरेंट अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, ऐसे अमाइनो एसिड बहुत सारे कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का प्रोटीन्स बनता है। 2 अमाइनो एसिड से भी बन सकता है, 3 अमाइनो एसिड से भी बन सकता है, लेकिन अगर वो सारे छोटे छोटे ट्राइपेप्टाइड कहलाएंगे। हमें बड़ा सा प्रोटीन बनाना है तो हमें बहुत सारे अमाइनो एसिड लेने पड़ेंगे। अब खास बात ये है कि हर एक अमाइनो एसिड जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप का ही अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप का अमाइनो एसिड।
ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं which are making trillions of proteins in our body। ठीक है, तो उस समय जब मैं 11 में थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि सिर्फ 20 तरीके के अमाइनो एसिड कैसे प्रोटीन इतने सारे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ी थी मैथ्स में, क्योंकि मेरा मैथ्स नहीं था। मैथ्स में एक चैप्टर है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो ट्रिलियंस ऑफ प्रोटीन्स निकल के आएगा। तो उस समय मुझे बहुत शॉकिंग लगता था कि 20 अमाइनो एसिड से ट्रिलियंस ऑफ प्रोटीन कैसे बन सकते हैं। लेकिन अब ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इसे सच मान लो। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि हमने मैथ्स नहीं पढ़ रखी है, ये रीजन ये है। जो जिसने मैथ्स पढ़ रखी है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जानता है, वो कर देगा, ये चीज है। तो अब होता क्या है कि मान लो ये प्रोटीन का ये जो सर्कल दिख रहा है अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, पहला मान लो अमाइनो एसिड 1, जैसे कि मान लो वो मिथ्योनिन है। दूसरा है लाइसिन, ये बस एक एग्जांपल है तुम्हें याद कराने के लिए। तीसरा है प्रोलीन। तो इस तरीके से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जोड़ते हैं डिफरेंट तरीके के, तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो मैंने बोला था कि अगर एक मॉलिक्यूल भी डिफरेंट है, यानी कि मान लो एक रेड है दूसरा रेड है, बीच में अगर पिंक आ जाए तो भी हम इसे हेट्रोपॉलीमर ही बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर इतने सारे नए अमाइनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक हेट्रोपॉलीमर होगा। ठीक है, तो ये बात हुआ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है। एंगेज हो जाओ क्लास में, आंसर बताओ, सही गलत जो भी। मैम अमीनो एसिड। हाँ, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड के यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड उसका मोनोमर है। अब ये भी हो गया। अब देखो अमाइनो एसिड के बारे में बात करेंगे। अमाइनो एसिड जो होता है ये क्या होता है, ये होता है डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन होता है। कैसे, तो समझना। मीथेन का सबको स्ट्रक्चर पता होगा, सी पर 4H। अब इसमें से क्या करो कि ये 3 H को रिप्लेस कर दो, ये एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H, इसे रिप्लेस कर दो। ठीक है, और यहाँ लगा दो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पर NH2, नीचे में तो H ही रहेगा, ऊपर में एक R ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव हुआ ना मीथेन का। मीथेन के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को, 3 हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया तो ये बन गया एक अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, अमाइनो एसिड में एक COH ग्रुप होता है, एक NH2 ग्रुप होता है और एक R ग्रुप होता है, बचा हुआ तो हाइड्रोजन होगा ही। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखो, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये एसिडिक पार्ट है ना, एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। NH2 बेसिक होता है तो इसलिए बेसिक ग्रुप। ये हो गया। अब इसके आगे क्या बोला गया है कि एक अच्छा इसके पहले ये समझ लो, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? यस मैम। यस मैम। है ना, तो ये कार्बन कायरल है, तो यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। और मैंने बोला था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है D और L फॉर्म, और वो D और L फॉर्म कौन से होते हैं? स्मॉल d एंड स्मॉल l। स्मॉल d का मतलब राइट साइड रोटेट करना, स्मॉल l का मतलब लेफ्ट साइड रोटेट करना। और ये चीज हम बता नहीं सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल राइट रोटेट कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल लेफ्ट रोटेट कर रहा है। इसीलिए हम एक रेफरेंस ले लेते हैं कि अगर उसका एक फॉर्म राइट रोटेट कर रहा है तो दूसरा जो भी उसका, तुमने पढ़ नहीं रखा है अभी, बस इतना समझो कि हम बता नहीं सकते हैं जो चीज है वो स्मॉल d और स्मॉल l। जो चीज हम कॉपी में देख के बता सकते हैं वो कैपिटल D और कैपिटल L। अभी क्योंकि कैपिटल D और कैपिटल L का नॉमेनक्लेचर आएगा। ठीक है, तो तुम इसे देख के नहीं बता सकते कि ये तुम बस ये बता सकते हो हाँ ये कायरल। ठीक है, तो इसका एक फॉर्म होगा प्लस, एक फॉर्म होगा माइनस। प्लस को स्मॉल d, माइनस को स्मॉल l। लेकिन ये नहीं बता सकते कि अगर मैं पूछूं अच्छा बताओ ये स्मॉल d है कि स्मॉल l, तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर ये कैपिटल D है कि कैपिटल L, बता दोगे। ठीक है,
कैसे बताओगे, आगे आगे बताती हूँ मैं। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जो मैं नहीं बता सकती कॉपी पे क्या होता है, तुम भी नहीं बता सकते। अब देखो अमाइनो एसिड जो होते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अमाइनो एसिड 20 तरीके के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप में क्लासिफाइड है, एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमें डाइट से मिल जाते हैं, ठीक है, सॉरी, जो हमारे डाइट में चाहिए रहते हैं लेकिन हमारा बॉडी नहीं बना पाता, ठीक है, वो होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि हमारा बॉडी बना लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। इसे कैसे याद रख सकते हो, वैसे तो ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल एक और जगह आया था, वैसे अब मुझे उतना निमोनिक्स उस समय कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने ऐसे याद रख लिया था, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं होता है। वैसे ये पता है कि बॉडी में बनता है, बॉडी में नहीं बनता, अब पता कर लोगे वहां जाके नहीं बता पाओगे। तो मैंने ये सोचा था कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बॉडी में जो अमाइनो एसिड बनते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, जो खुद की चीज होते हैं वो नॉन एसेंशियल ही हो जाती है, और जो बाहर से मिले वो बहुत अच्छी दिखती है, इसीलिए वो एसेंशियल हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रख लिया था। तो तुमसे बस यही पूछा जाएगा कि बॉडी में बनने वाली चीजें क्या एसेंशियल होती है कि नॉन एसेंशियल होती है। जिसे नहीं याद हो रहा है वो ऐसे याद कर सकते हो। अब इसमें जो एक और पॉइंट है वो ये है कि देखो होता क्या है, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम इसे एक जब हम इसे न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं, ठीक है, एक आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे रखते हैं, नॉट न्यूट्रल मीडियम, हम ज्यादा बेटर रहेगा बोलना आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच हर अमीनो एसिड का अलग अलग होता है, इसीलिए न्यूट्रल मीडियम बोलना सही नहीं है। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे रखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना वो चला जाता है माइग्रेट करके, अरे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चला गया तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन हट चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, तो ये बन जाएगा NH3+ और ये बन जाएगा COO-, ठीक है। जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ। अब बस याद रख लो कि COO- NH3+। अब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, एक ही मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज भी है, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा कंपाउंड हो गया है न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो चुके हैं, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो गया न्यूट्रल। अब जब तुम इसे सॉल्यूशन यानी कि जब भी तुम इसे किसी सॉल्यूशन में रखोगे तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि यानी कि ना तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी वहां प्लग इन करोगे इसे सॉल्यूशन में रखोगे तो ना ही एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो चुका है इसका। और उसी पीएच को जिसमें इस टाइप की चीजें दिखती हैं उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, और ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज्वेटर आयन, ठीक है। तो ये एक बात था जो बताना था। अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद जो हमें देखना है वो ये है कि एक पॉइंट मिस हो गया, वो देखना है। वो पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ पर बताया था मैंने कि दो चीजें दिखाती, ऑप्टिकल एक्टिविटी से डी कंपाउंड बनता है, डी अमाइनो एसिड बनता है और एक एल अमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है। तो T और L में सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड होता है जो कि हमारे प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में एसेंशियल होता है। ह्यूमन प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाता है ह्यूमंस के अंदर, वो होता है एल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर एल फॉर्म, स्मॉल एल लिख रही हूँ, कैपिटल नहीं लिख रही हूँ, स्मॉल एल एंड स्मॉल डी,
ठीक है। स्मॉल एल फॉर्म, इसमें तुम लिख सकते हो इट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, ठीक है। और डी फॉर्म जो है ये प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये उनके सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, डी फॉर्म। और इसके अलावा जो सारे के सारे मतलब जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं उसमें भी डी फॉर्म के ही अमाइनो एसिड देखने को मिलता है। ओके, तो तुम्हें क्या याद रखना है, ये पूरा चीज याद रखना है, ठीक है, कि एल फॉर्म से ही हमारा ह्यूमन का प्रोटीन बनता है, ठीक है। एल फॉर्म के अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तभी हमारा जो भी प्रोटीन है वो बनता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे एक स्लाइड है बड़ा सा, इसी का ये सेकेंड लास्ट क्लास है बायोमोलिक्यूल्स का, अगली क्लास में बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब देखो अमाइनो एसिड, इसे हम तीन तरीके में डिवाइड, तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है एसिडिक अमाइनो एसिड, दूसरा है बेसिक अमाइनो एसिड, और तीसरा है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अभी कैसे होता है समझो। एसिडिक अमाइनो एसिड जो होता है उसमें क्या होगा, ये मान लो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक और COH मान लो आ गया, ठीक है। तो दो COH आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ COH जो है वो NH2 से ज्यादा है, यानी एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, तो एसिडिक अमाइनो एसिड। अब इसका एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल्स जो है वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं एसिड हूँ मुझे याद कर लो, तो वो क्या है, एस्पार्टिक एसिड आ गया ना एसिड, तो खुद चिल्ला के कह रहा है, और दो ही है ये, ग्लूटामिक एसिड। तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक अमाइनो एसिड दो ही है हमारे बॉडी में, ठीक है। एसिडिक अमाइनो एसिड ओनली एंड ओनली 2, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, एक सेकंड बस रुकना। हाँ, तो अब समझना। अब एक चीज बाकी रह गया बताना, एसेंशियल अमाइनो एसिड भी 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी 10 होते हैं, ठीक है ना, ये याद रख लेना बस, ठीक है। एसेंशियल भी 10 और नॉन एसेंशियल भी 10 होता है। अब एसिडिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बस और बस दो तरीके के होते हैं, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। अब बेसिक अमाइनो एसिड, एक सेकंड इसका डायग्राम भी बना लो ताकि तुम्हें समझ में आए। इसमें मैं एक डायग्राम का लिस्ट दे दूंगी, जो डायग्राम तुम्हें देखना है, बनाना है कॉपी में जाके, ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो उसमें से ग्लूटामिक एसिड है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इजी है। बेसिक ये स्केलेटन होता है अमाइनो एसिड का। अब इसमें एसिडिक है तो तुम क्या करोगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, CH2 CH2 COOH। देखो इसमें दो COH है ना, और CH2 दो है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो ये है स्ट्रक्चर ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तुम्हें अपने कहीं भी कॉपी में बना के, कहीं भी नोटपैड में बना के चिपका दो कहीं पर, ठीक है, खुद से बना के, बिना देखे बनाना, ठीक है। अब बेसिक अमाइनो एसिड की बात कर लेते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड जो होता है, अब यहाँ पर क्या था, दोनों जगह COOH था, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्केलेटन बनाओगे तुम, स्केलेटन के बिना ढांचा अधूरा है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ऊपर में NH2 लगा दो, ठीक है।
तो एक NH2 2 NH2 हो गया ये ना बेसिक। अब बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल भी बहुत इजी है, ठीक है। इसका एक निमोनिक है, और निमोनिक क्या है कि तुम पूछते हो किसी से जाके, या गाना है हाल कैसा है जनाब का, ठीक है। तो हाल HAL ये 3 अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक है, ठीक है। हाल, जब तुम पूछोगे हाल कैसा है जनाब का, तो वो बोलेगा बेसिक, ठीक है। उसका हाल बेसिक है। अब 2 थे यहाँ के एग्जाम्पल, 3 है यहाँ के एग्जाम्पल, ठीक है। देखो हाल, हाल का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हिस्टिडीन, दूसरा हो जाएगा आर्जिनिन, और तीसरा हो जाएगा लाइसिन, ठीक है। अमाइनो एसिड में सबसे अच्छा बात यह है कि कोई भी कंफ्यूजिंग नाम नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर एक हिस्टिडीन है तो दूसरा आर्जिनिन है, ऐसा नहीं कि हिस्टिडीन है तो हिस्टोडियोनो ऐसे करके कुछ है कि वो भी हिस्ट से शुरू हो रहा हो कि तुम्हें दिक्कत हो समझने में कि ये था कि वो था। सबसे अच्छी बात तो यही है, ठीक है। तो HAL से तुम इसे याद कर सकते हो, बेसिक अमाइनो एसिड। अब आ जाओ न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स पर, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या रहेगा, बेसिक, पहले स्ट्रक्चर बनाओगे स्केलेटन, ठीक है। अब बेसिक है, सॉरी न्यूट्रल है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, तो ये क्या होगा न्यूट्रल। कितने अमाइनो एसिड टोटल थे, 20, ठीक है। 20 में से 2 + 3 गए, 2 एसिडिक 3 बेसिक, बचे कितने, 15। सारे 15 के 15 न्यूट्रल में आ जाए। अब न्यूट्रल तुम क्यों याद करोगे, तो तुम्हें एसिडिक और बेसिक पता है, तो बचे हुए सारे के सारे तो न्यूट्रल ही हो जाएंगे ना। बस एसिडिक और बेसिक याद करना है, उसके अलावा कुछ भी आया उसे न्यूट्रल में डाल देना, ठीक है। इजी था, 20 की 20 अमाइनो एसिड तुमने याद कर लिए इन शॉर्ट, है ना। अब इसके बाद जो तुम्हें स्ट्रक्चर याद करने हैं, उसमें पहला तो ये ग्लूटामिक एसिड है, दूसरा स्ट्रक्चर है, अगेन नीट में इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्या है वो, तो समझो। दूसरा स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का, तीसरा स्ट्रक्चर है एलेनिन का, और चौथा स्ट्रक्चर है सीरिन का। अब मुझे ये बताओ, ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरिन कहीं पे भी आया एसिडिक या बेसिक में, नहीं आया, तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आया था सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या होता है, तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है। अब क्यों, तो ये समझना, इसका स्ट्रक्चर देखो, तीनों का स्ट्रक्चर देखो और फिर बताना, ठीक है। पहले तो हम कार्बन स्केलेटन बनाएंगे, क्योंकि स्केलेटन के बिना सारा ढांचा ही अधूरा है। इसमें R ग्रुप की जगह H होता है। एलिनिन में भी पहले तो हम स्केलेटन बनाएंगे, स्केलेटन के बिना ढांचा अधूरा है, और इसमें आता है CH3 ग्रुप। अगेन स्केलेटन बनाएंगे, क्योंकि स्केलेटन के बिना ढांचा अधूरा है। स्केलेटन बनाने के बाद इसका जो ग्रुप है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो, इसमें हाइड्रोजन आया, इसमें CH3 आया, और इसमें CH2OH आया। तो यही एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें कि हाइड्रोजन आता है, इस वजह से ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अब इसे तुम याद कैसे कर सकते हो, तो तुम याद करोगे, मैंने ऐसे याद किया था, मेरा ट्रिक है कि GAS गैस, ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरिन, ठीक है। ये भी पूछा गया था एक और में कि बताओ ग्लाइसिन में R ग्रुप क्या होता है, तो ग्लाइसिन में R ग्रुप है हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो ये बन गया CH3। अब ये थोड़ा सा और विदेश जाके पढ़ लिया, तो ये क्या किया, अपने में OH भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर दिया था, R ग्रुप ही डिफरेंट होगा, स्केलेटन तो सेम होगा। तो एक और चीज तुम देख रहे हो कि पूरा का पूरा स्केलेटन तो सेम रहता है तीनों में, या कोई भी अमाइनो एसिड में, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफर करता है, R ग्रुप डिफर करता है, और पूरा पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है, यानी पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर इज द R ग्रुप, ठीक है। इसके बाद एक और चीज बोली जाती है, ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस नीट में रिपीटेड है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा और फिर वहां घर में जाके तुम एक
अलग सा बुक सॉल्व करोगे जो कि मेरे लेक्चर से एकदम मैच नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एक आया था क्वेश्चन, बताओ मैजिक 20 क्या होता है, ठीक है। तो मैजिक 20 का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में 20 टाइप के अमाइनो एसिड है और यही 20 अमाइनो एसिड क्या है, मेक्स ट्रिलियंस ऑफ प्रोटीन्स। अब देखो, क्योंकि जब मैं क्लास 11 में थी तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि 20 ट्रिलियन कैसे बना सकता है। ये क्वेश्चन आकाश में आया था कि कहाँ आया था मुझे याद नहीं है, ठीक है। मैजिक 20 क्या है, अब मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेक्स ट्रिलियंस ऑफ प्रोटीन्स। और ये शायद नीट में भी शायद कभी ना कभी तो मैंने देखा है कि आया है, मुझे नहीं याद है कहाँ मैंने देखा है, ठीक है। तो इसीलिए इस 20 अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं मैजिक 20। अब इसके बाद कुछ स्लाइड्स हैं, ठीक है, और वो स्लाइड्स एक्चुअली तुम लोग के साथ ही मैं डिस्कस करूंगी। इसके पहले एक चीज और देख लो, असेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने का तरीका। असेंशियल अमाइनो एसिड्स घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये असेंशियल, बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं यानी कि एसेंशियल है, यानी कि 10 है, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। अब इसका एक निमोनिक है इसे याद करने का, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बताओ एसिडिक बेसिक तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है, बस उसमें 5 ही याद करना, 2 एसिडिक के और 3 बेसिक के। इसमें 2 चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड में एसिड हूँ, और 3 जो है वो हाल्क एसिड है आपका, तो बेसिक है, बचे हुए सारे न्यूट्रल, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड तुमसे ये आ सकता है कि तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिया गया और तुमसे पूछा एसेंशियल अमाइनो एसिड बताओ। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इधर नहीं याद करोगे तो क्लास 12 में आके याद करना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो इसका एक निमोनिक है, अ लिटिल हेल्प, जिसमें कैपिटल जिसका लेटर्स है उससे अमाइनो एसिड शुरू हो रहा है, और लिटिल हेल्प इन लर्निंग दीज मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल, ठीक है। A little help in learning these molecules, कौन से molecules essential amino acid के proves truly valuable। क्यों valuable है, क्योंकि तुम्हें +4 दिलाएंगे नीट में। तो a little help in learning these molecules proves truly valuable, ठीक है। अ से हो जाएगा, ये स्लाइड मेरे पास है मैं शेयर कर दूंगी। अ से हो जाएगा यानी आर्जिनिन हो जाएगा, एल से हो जाएगा लाइसिन, एच से हो जाएगा हिस्टिडिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन। ये बस मैं बोल रही हूँ, तुम्हें टफ लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो नेम्स हैं वो अलग अलग हैं, तो इस वजह से टफ नहीं है। एल से है ल्यूसिन, फिर थ्रियोनिन, फिर एम से है मिथियोनिन, टी से है फेनाइलएलनिन, टी से है ट्रिप्टोफैन और वी से है वैलिन। ये पूरा का पूरा स्लाइड है मेरे पास, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, उसका चिंता मत करो। तो मुझे बस दिखाना था कि हाँ इसे याद करना है, नहीं तो तुम इसे स्किप करोगे, एटलीस्ट नोट्स में रहेगा तो याद तो करोगे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक चीज और बतानी थी तुम्हें, फिर मैं स्लाइड्स डिस्कस करना चाह रही थी। वो चीज क्या है, तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। हाँ नहीं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर से पहले एक और चीज था, देखो मुझे देखने दो कहाँ पे। हाँ ठीक है, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है ना वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन, 5 4 नहीं 6 क्वेश्चन होंगे शायद। पहला है, तुमसे पूछा जाएगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, तो सिंपल सा रट लेना, ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन जो है ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ये, ठीक है। अब दूसरा तुमसे पूछा जाएगा बताओ सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, कोई जल्दी से आंसर दो, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आंसर दो। Glycine. हाँ सब सो रहे हैं क्लास में। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, कोई बोल सकता है?
सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिर्फ 2 हैं और इससे पता नहीं क्या नीट वालों को इससे इतना ऑब्सेशन है कि बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेथियोनिन एंड सीरिन, ठीक है। अब फोर्थ है इम्यूनो कंटेनिंग अमाइनो एसिड, यानी इम्यूनो एसिड। अमाइनो एसिड तो हम पढ़ रहे हैं, अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप रहता है, NH2 ग्रुप। इम्यूनो एसिड का एग्जांपल है प्रोलीन, और इसमें जो ग्रुप रहता है दैट इज NH ग्रुप, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं इम्यूनो। अब फिफ्थ ऑक्सिन्स जो है, ऑक्सिन तुम प्लांट्स में पढ़ोगे, एक प्लांट हार्मोन है, उसका एग्जांपल है इंडोल एसिटिक एसिड IAA। इंडोल, इसका फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, और इसमें प्रेजेंट होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ऑक्सिन्स में IAA प्रेजेंट होता है, ऐसे हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, और ये प्रेजेंट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्टोफैन, यानी ट्रिप्टोफैन से ही IAA बनता है, और IAA का ही दूसरा नाम है ऑक्सिन, ठीक है। सिक्स्थ जो पूछा जाता है वो ये है कि मेलानिन, ठीक है। इसके बाद थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। इसके बाद एड्रेनालिन, इसके बाद नॉरएड्रेनालिन। इन सब में कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, ये नीट 2016 क्वेश्चन है, टायरोसिन, और 15 में भी ये आया था, टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। जितने लोग नीट वो NCERT ऑन फिंगर टिप्स बनाते हो उसमें भी रहेगा, मैं सजेस्ट करूंगी NCERT फिंगर टिप्स नहीं बनाने, क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत दिए गए, ठीक है। तो उसमें टायरोसिन रहेगा, बनाने के लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है एंड दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड देखो, एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है तब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अभी कैसे बनता है समझो। अमाइनो एसिड का बेसिक कार्बन का ढांचा, कार्बन स्केलेटन बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पर एक R ग्रुप लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये मान लो ये NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप जब भी लेफ्ट साइड पर आएगा, क्या, ये NH2 ग्रुप जब भी लेफ्ट साइड पर आएगा तो उसे हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे L फॉर्म, और जब भी NH2 ग्रुप राइट साइड पे आएगा तो उसे हम बोलेंगे D फॉर्म, और ये कैपिटल D और कैपिटल L है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। होता क्या है, NH2C कार्बन स्केलेटन, ये NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम इसे L फॉर्म बोलेंगे, और L फॉर्म दूसरा भी L फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पर आएगा H, ये NH2 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाना है अभी, तो कंफ्यूज मत होना कि ये नया मॉलिक्यूल है, ये R ग्रुप, ये H। अब क्या होगा, OH ग्रुप जाएगा और यहाँ से H जाएगा, ठीक है। तो जब ये जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब यहाँ पर ये देखो होता क्या है कि ये L फॉर्म है, ये भी L फॉर्म है, और L फॉर्म ही तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, मतलब L फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, NCERT में एक N टर्मिनल और एक C टर्मिनल लिखा है। जब सारे के सारे फॉर्म्स को इस तरीके से अरेंज करो कि NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही आए, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो जब ये चेन तुम कंप्लीट करोगे, बहुत सारे अगर तुम लगा दोगे तब भी लास्ट में C डबल बॉन्ड OH ही आएगा, समझो। सारे के सारे L फॉर्म ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सारे के सारे L फॉर्म ही अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं
तो लास्ट में COOH ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तुम्हें N दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, C। तो यानी कि पहला ये एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एक ऐसा लाइन है जिसमें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है N का और एंडिंग है C पे। तो हम बोल सकते हैं ये N टर्मिनल है और ये एक C टर्मिनल है, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रोटीन्स में देखने को मिलता है। जब भी तुम्हें एक N टर्मिनल और एक C टर्मिनल दिख रहा है, समझना है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो इसे जोड़ देना, इसे मतलब मिटा देना, तो एक इस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर वाटर जब चला जाएगा, मैं बीच वाला स्ट्रक्चर लिख रही हूँ तो पूरा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, CONH, यहाँ पे C का पूरा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, जो भी यहाँ पर है ये पूरा का पूरा ग्रुप, एक सेकेंड, ये पूरा का पूरा ग्रुप वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला पूरा ग्रुप ये भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर देखो कौन सा बॉन्ड बना, H2O निकला, तो यहाँ पे CONH बच गया ना, तो इसीलिए हम लोग, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम एक और बॉन्ड का नाम दे सकते हैं, दैट इज CONH बॉन्ड, ठीक है। CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि देखो बचा क्या, CONH आफ्टर वाटर बीइंग रिलीज्ड आउट, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताओ, ये तो ठीक है, ये प्रोटीन्स बन गया, अब ये डाइपेप्टाइड है, मोनोपेप्टाइड है कि ट्राइपेप्टाइड है कि जो भी पॉलीपेप्टाइड है, बताओ। मैम मोनो। और किसी का कोई आंसर? सब सो रहे हो क्या? सब सो ही रहे। देखो, जब भी दो अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं, ये डाइपेप्टाइड है सबसे पहली बात तो, ठीक है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पेप्टाइड है, ठीक है। यहाँ ऊपर में कितने अमाइनो एसिड कंबाइन किए, 2, ठीक है। तो इसीलिए ये डाइपेप्टाइड होगा। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं काउंट करना रहता, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स काउंट करना रहता है, ठीक है। तो मोनोपेप्टाइड तो मुश्किल ही से दिखेगा, एक अमाइनो एसिड कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो डाइपेप्टाइड होता है, ठीक है। जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या दो अमाइनो एसिड मिलेंगे, तो इसीलिए इसे डाइपेप्टाइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो अमाइनो एसिड है। वैसे ही ट्राइपेप्टाइड में 3 अमाइनो एसिड रहते हैं, टेट्रापेप्टाइड में 4 अमाइनो एसिड रहते हैं, और टेट्रा के बाद यानी कि 4 से ज्यादा अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये था आज का क्लास में, हमें यही डिस्कस करना था, ठीक है। किसी को जो भी दिक्कत होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है, यही बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम लोग तो रेगुलर पढ़ नहीं रहे, मुझे नहीं पता, पढ़ते तो दिखता, कुछ बच्चे बस आंसर करते हैं, उन्हें तो सब सोए रहते हैं। तो ठीक है, जिसको जो दिक्कत होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेगा, तो मैं नोट शेयर कर दूंगी, और बस यही है, ठीक है। लीव कर Yes, सकते ma'am. हो